Good morning, students and my dear friends. Today is 6th of July 2022, Wednesday. Motivation of the day is if you are not willing to risk the usual, you will have to settle for the ordinary. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1 of Business Standard. Twitter moves High Court against content takedown orders. पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से सोशल मीडिया या माइक्रो ब्लॉगिंग जो फॉर्म्स हैं उनका पेनिट्रेशन इंडियन सोसाइटी में या अदर सोसाइटी में हुआ उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस भी इम्पोज किए हैं ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड माइक्रो ब्लॉगिंग फॉर्म्स और टाइम टू टाइम गवर्नमेंट नए रूल इम्प्लीमेंट करती जा रही है क्योंकि सोशल मीडिया आज के टाइम में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है सोसाइटी के मोबलाइजेशन में और रेगुलेशन में और उसको देखते हुए गवर्नमेंट ये चाहती है इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि माइक्रो ब्लॉगिंग फर्म्स को सोशल मीडिया फर्म्स को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए उनके कंटेंट को रेगुलेट किया जाए और इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी हैं क्योंकि एक साइड तो सोशल मीडिया रेगुलेशन की बात हो रही है बिकॉज ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंस बिकॉज ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी एंड सिटीजन्स। दूसरे साइड एक ग्रुप ऐसा भी है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सपोर्ट करता है। तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस तरह की जो माइक्रो ब्लॉगिंग फॉर्म्स हैं सोशल मीडिया फॉर्म्स हैं उन्हें रेगुलेट इतना टाइटली रेगुलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट ऑफर करती हैं जो कि एक फंडामेंटल राइट है। और अगर गवर्नमेंट सोशल मीडिया फॉर्म्स को माइक्रो ब्लॉगिंग फॉर्म्स और उसमें होने वाले कंटेंट को रेगुलेट करते हैं तो समवेयर इट इज़ हैम्परिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। ये आर्ग्यूमेंट कई टाइम से चलता हुआ आ रहा है। तो गवर्नमेंट हो चाहे सोशल मीडिया फर्म्स हो या इकोनॉमिक्स एंड एक्सपर्ट्स हो कंटिन्यूसली इस इशू पर उनके बीच में डेलिब्रेशंस चल रहे हैं। अभी रिसेंटली एक मूव में ट्विटर ने कर्नाटका हाई कोर्ट में एक कंप्लेन एक पटिशन फाइल करी है। किस लिए पटिशन फाइल करी है? फॉर जुडिशियल रिव्यू ऑफ द गवर्नमेंट टेलिंग द माइक्रो ब्लॉगिंग फर्म्स टू टेक डाउन कंटेंट फ्रॉम इट्स प्लेटफॉर्म। तो गवर्नमेंट पहली बार नहीं इससे पहले भी कई बार ऐसे किसी आपत्तिजनक या ऐसे किसी स्पेशल कंटेंट को रिमूव करने के लिए ट्विटर या अदर सोशल मीडिया फॉर्म्स को बोल चुकी है। इस बार ट्विटर इस पर्टिकुलर रिमूवल को लेकर के कर्नाटका हाई कोर्ट के पास गया है और जुडिशियल रिव्यू की मांग करी है ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट दैट tells the microblogging firms or that direct the microblogging firms to take down the certain content कुछ tweets को अपने प्लेटफॉर्म से रिमूव करने के लिए टू टेक डाउन द सर्टेन कंटेंट फ्रॉम इट्स प्लेटफॉर्म। हालांकि अगर ट्विटर की बात करें तो रिसेंटली जो आईटी मिनिस्ट्री ने जो कंटेंट रिमूवल को लेकर के कंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी को लेकर के जो नए रूल्स अप्लाई किए थे उस रूल को ट्विटर ने कंप्लाई किया है। हालांकि अभी जो पटिशन फाइल हुई है उसमें किस कंटेंट की बात हो रही किस कंटेंट रिमूवल की बात गवर्नमेंट या रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कर रही हैं ये अभी असर्टेन नहीं है। लेकिन इतना कंफर्म है कि ट्विटर ने आर्ग्यू किया है जुडिशियल रिव्यू के लिए फॉर रिमूवल सम ऑर्डर्स फेल शॉर्ट ऑफ द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ आईटी एक्ट। तो ट्विटर ने कंप्लेन करी है कि गवर्नमेंट या रेगुलेटरी बॉडी से ऐसी रिक्वेस्ट आ रहे हैं ऐसे डायरेक्शंस आ रहे हैं जो इंडिया के जो आईटी एक्ट है उसकी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं करते। गवर्नमेंट डायरेक्ट बोल देती है कि इस पर्टिकुलर कंटेंट को इस पर्टिकुलर ट्वीट को आप अपने प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दीजिए रादर देन फॉलोइंग द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट गिवन ऑन इंडियन आईटी एक्ट। और इसी को देखते हुए रिसेंटली ट्विटर ने जुडिशियल रिव्यू के लिए बोला है। व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू है? What is the basic meaning of judicial review? It is basically the power of court or Supreme Court or High Court to examine any action of legislative, executive, and administrative arms of the government and to determine whether these actions, these policies, these practices are
कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और नॉट। तो इस अथॉरिटी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। रिव्यू करना जुडिशली की जो भी डिसीजन लिया गया है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, लेजिस्लेटिव के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। It means whether it is complying with the Constitution of India or not। और अगर कोई भी एक्शन या पॉलिसी या रूल्स और रेगुलेशन या कोई एक्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कंसिस्टेंट नहीं होता है तो उस पर्टिकुलर पॉलिसी को, प्रैक्टिस को, रूल्स को, एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है एज पर द जज। तो इसीलिए जो ये कंटेंट रिमूवल का ऑर्डर है, जो नई रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इसको लेकर के ट्विटर जो है वो कर्नाटका हाई कोर्ट के पास गया और बोला है कि गवर्नमेंट का ये जो ऑर्डर है, ये जो नया रूल है, इसको आप जुडिशली रिव्यू करिए और देखिए वेदर दिस पर्टिकुलर ऑर्डर और द पॉलिसी और द एक्शन आर इन कन्फर्मिटी विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। क्योंकि कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा है जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। हालांकि ट्विटर ने इस पर्टिकुलर पटिशन पर कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन ट्विटर का ये कहना है कि आईटी मिनिस्ट्री इस पर्टिकुलर रूल को दोबारा से रिव्यू कर सकती है, इसीलिए जुडिशियल रिव्यू के लिए पटिशन फाइल करी है। आईटी मिनिस्ट्री के साइड से भी कोई रिस्पांस नहीं दिया गया है इस पटिशन को लेकर के। बट यस, गवर्नमेंट का ये कहना है, या भी बोले यूनियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर का ये कहना है कि सोशल मीडिया की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया की रीच जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग जो फॉर्म्स हैं, इस अकाउंटेबिलिटी से भाग नहीं सकती। सूनर और लेटर दे हैव टू फॉलो दीज instructions, these regulation in order to make them self-regulate so that the positive aspects of social media can be realized। So ट्विटर का जो ये टशल है ये स्टार्ट हो चुका है। IT ministry had asked the Twitter to comply with the content takes down order by July 4 और इसी को लेकर के सीधे सीधे ट्विटर जो है वो हाई कोर्ट पहुंच चुका है और ये स्टैंड है हमारे यूनियन आईटी मिनिस्टर का, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 5 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। सर्विसेज एक्टिविटी ग्रोथ फास्टेस्ट इन 11 ईयर एट 59.2। जून के महीने में जो सर्विस एक्टिविटीज़ हैं वो अपने 11 सालों के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई, दैट इज़ 59.2 on service PMI। I hope that many of you might be knowing what is service PMI. PMI stands for Purchasing Manager Index in case of services, or it could be PMI manufacturing in case of manufacturing industry। और हम कई बार PMI सर्विसेज को, PMI मैन्युफैक्चरिंग को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि व्हाट इज़ दिस PMI ऑल अबाउट। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स भी इसको हम बोलते हैं। तो एज पर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स सर्विसेज, सर्विस एक्टिविटी जून के महीने में अपने 11 सालों के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई। अप्रॉक्सीमेटली 59.2% का इंक्रीज रजिस्टर किया है। मई के मंथ में ये 58.9 थी ये इंडेक्स। और इसका रीज़न सिंपली है कि जो पैंडमिक के बाद से जो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो रिमूव हुए हैं, उसकी वजह से इंडिया में सर्विस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, कंट्रीब्यूशन भी जीडीपी में बहुत ज़्यादा है। तो रिलैक्सेशंस की वजह से, पैंडमिक रिस्ट्रिक्शंस में रिलैक्सेशन की वजह से, विड्रॉल की वजह से नाउ सर्विस इंडस्ट्री इज़ गेटिंग मोर एंड मोर न्यू डिमांड एंड ऑर्डर्स, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं सर्विस सेक्टर में। ये जो डेटा है और ये जो कहना है ये है S&P ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, S&P की PMI है। इंडिया में भी एक PMI पब्लिश होती है, दैट इज़ डोमेस्टिक PMI। वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। बट दिस न्यूज़ इज़ ऑल अबाउट, दिस रैंकिंग इज़ और दिस इंडेक्स इज़ ऑल अबाउट द S&P ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। तो S&P ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ने ट्यूसडे को अपना डेटा पब्लिश किया और उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने जून में सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन रजिस्टर किया। आई होप दैट वी ऑल नो
कि जो 50 का पॉइंट है, अगर इसके ऊपर पीएमआई जाता है तो उस केस को हम उस सेक्टर में एक्सपेंशन मानते हैं, और अगर यही पीएमआई 50 से नीचे जाता है तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन, वेदर इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर। और हम देख रहे हैं पिछले कुछ कपल ऑफ मंथ से सर्विस पीएमआई जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि सर्विस सेक्टर, स्पेशली आईटी, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी में जो लैक ऑफ डिमांड आई थी बिकॉज ऑफ पैंडमिक, अब वो रिकवर होना शुरू हो चुकी है। हालांकि अगर हम सेम टाइम में पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो फ्राइडे को जो पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के जो डेटा रिलीज़ हुआ उसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में स्लो डाउन देखा गया है, जो कि जून के मंथ में जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है वो 53.9 रही, जबकि मई में इट वाज 54.6। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्लो डाउन देखा गया है इन द मंथ ऑफ जून ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। और इसका सीधा सीधा जो रीज़न है वो यही रीज़न है कि देयर इज़ अ बैक ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड राइजिंग इन्फ्लेशनरी कंसर्न। तो प्रोडक्शन में उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं देखा जा रहा है। कंपनीज अपना जो प्रोडक्शन प्लान है उसको फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर रही हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जो रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनकी कॉस्ट भी बढ़ रही है। दैट इज़ वाई द प्रोडक्शन हैज़ बीन ईज्ड आउट, और जिसका इम्पैक्ट हमें मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में क्लियरली देखने को मिल रहा है। जून के महीने में 53.9 रहा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इन कंपैरिजन टू द मे इट वॉज 54.6%। और सर्विस एक्टिविटी या सर्विस सेक्टर के केस में जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि जो सर्विस एक्टिविटीज़ में ये इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है ये आगे आने वाले 1 साल तक या 12 महीनों तक कंटिन्यू रह सकता है। दिस रिकवरी इज़ बेसिकली एक्सपेक्टेड टू सस्टेन ओवर 12 मंथ। कंसर्न सराउंडिंग द प्राइस प्रेशर रिस्ट्रिक्टेड द बिजनेस कॉन्फिडेंस, अदरवाइज ये और ज़्यादा इंक्रीज होता सर्विस पीएमआई। इसके अलावा एक और न्यूज़ है जो कि इकोनॉमी से ही रिलेटेड है, उसको भी हम यहीं साथ में कवर करेंगे। स्कोप फॉर फर्दर प्रूनिंग ऑफ जीएसटी एग्जम्पशन लिस्ट। तो रिवेन्यू सेक्रेटरी जो हमारे उन्होंने बोला है कि जीएसटी एग्जम्पशन लिस्ट में अभी और भी स्कोप है। किस चीज़ का स्कोप है? उसको और रिड्यूस किया जाए। इट मीन्स कुछ आइटम्स को जीएसटी एग्जम्पशन की लिस्ट से हटाया जा सकता है बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन। और आगे आने वाले, उन्होंने ऐसा एंटिसिपेट किया कि आगे आने वाले 2 से 3 सालों में जो जीएसटी एग्जम्पशन की लिस्ट है ये और भी रिमूव कर दी जाएगी और भी कट डाउन कर दी जाएगी। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो कमोडिटीज़ हैं वो जीएसटी, एटलीस्ट मिनिमम जीएसटी स्लैब की कैटेगरी में फॉल करेंगे, जिससे कि रिवेन्यू गवर्नमेंट का बढ़ेगा। और अभी रिसेंटली इंडिया ने रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन रजिस्टर किया है, और हमारे जो रिवेन्यू सेक्रेटरी हैं उनके अकॉर्डिंग दिस राइज इन जीएसटी कलेक्शन वाज ऑन अकाउंट ऑफ मल्टीपल फैक्टर। ऐसा नहीं कि केवल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही बढ़ रही हैं, कोविड-19 की वजह से रिस्ट्रिक्शंस ईज आउट हुए तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो बढ़ी ही हैं। इसके अलावा कंप्लायंसेस भी इम्प्रूव हुआ है और इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट दिख रहा है इस जीएसटी कलेक्शन में। तो ये 3-4 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। इसके अलावा एक और न्यूज़ है इकोनॉमी से रिलेटेड, वो भी हम सेम आर्टिकल में ही कवर करेंगे। ये न्यूज़ बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 6 पर दी हुई है। रुपी स्लिप्स 41 पैसे टू $79.36 इंडेक्स सर्ज टू 2 डिकेड्स हाई। सो फाइनली इंडियन रुपी जो है वो अपने नए लो पर फिर पहुंच गया अगेंस्ट द यूएस डॉलर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को इंडियन रुपी 79.36 पर डॉलर पर ट्रेड हुआ बिकॉज ऑफ द concern about the trade deficit hit in record high in the month of June। तो ट्रेड डेफिसिट कल हमने डिस्कस भी किया था, मर्केंटाइल डेफिसिट डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि रिकॉर्ड हाई पॉइंट पर पहुँच चुका है अपना मर्केंटाइल डेफिसिट, और उसकी वजह से इंडियन जो करेंसी है वो भी बहुत ज़्यादा लो पर ट्रेड हुई, जिसकी वजह से इंडियन रुपी 79.36 तक पहुँच गया। एंड इट इज़ द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और जिस तरीके से इक्विटी मार्केट से, इंडियन इक्विटी मार्केट से ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो चल रहा है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि अभी और भी वीकनेस देखने को मिलेगी इंडियन करेंसी और
और INR और USD एक्सचेंज रेट में। सो दिस इज़ द रुपी स्पॉट, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। और जिस तरीके से डेफिसिट हो रहा है, मार्केट ट्रेंड चल रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग हो रही है, दिस में फर्दर अचीव द न्यू लो। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इंफ्रा फाइनेंस सेक्रेटरिएट set up to enhance infra capacity. So during his first union budget in July 2014, our former finance minister Arun Jaitley has announced about the setting up of an institution called 3P India, जिसको अप्रॉक्सीमेटली 500 करोड़ का एलोकेशन कर रहा था। तो 2014 जुलाई 2014 में हमारे जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया था कि एक इंस्टीट्यूशन सेट किया जाएगा 3P इंडिया के नाम से, जिसको 500 करोड़ रुपए एलोकेट किए जाएंगे। और इस 3P इंस्टीट्यूशन का पर्पस जो होगा वो ये होगा कि जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है इंडिया में, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जिसको हम PPP के नाम से भी जानते हैं, इस पार्टनरशिप को मेन स्ट्रीम में लाना और इन्हांस करना, जिससे कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो हैं वो साथ मिलकर के बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर सके। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट के एडवांटेज हैं और जो प्राइवेट के एडवांटेज हैं उनको आपस में लीवरेज किया जा सके इन ऑर्डर टू बूस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। और ये PPP का कंसेप्ट नया नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत पुराना कंसेप्ट है। गवर्नमेंट कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इस कंसेप्ट को, इस मॉडल को यूज़ करती है। PPP स्टैंड्स फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको PPP या 3P भी बोलते हैं। हालांकि 2014 के अनाउंसमेंट के बाद ये जो 3P इंडिया का अनाउंसमेंट किया था मिस्टर अरुण जेटली ने, इसके बाद से इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट पर कोई ग्राउंड वर्क नहीं हुआ, या केवल और केवल अनाउंसमेंट स्टेज पर ही रह गया। लेकिन अब 8 साल के बाद कुछ इसी तरह का एक सेटअप फिर से अनाउंस किया जा रहा है, फिर से प्रपोज किया जा रहा है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने की बात हो रही है और ऐसा डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन सेटअप करने की बात हो रही है जो कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी को इन्हांस करे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग को इन्हांस करे, जिससे कि सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिविटी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सब इम्प्रूव हो सके। तो फिलहाल के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री एक नए इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने की बात करे जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटेरिएट, और इसके लिए प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों से ही इंडिविजुअल्स को, पर्सनल को ऑफर किया जा रहा है कि वो आकर के इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटेरिएट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IFS भी बोला जा रहा है, इस सेक्रेटरीट का बेसिक काम यही होगा कि जो PPP, जो एग्जिस्टिंग PPP पॉलिसी है उस पर रीवर्क करे और उसको रिकमेंडेशन दे उससे रिलेटेड गवर्नमेंट को कि कैसे उस नई इस एग्जिस्टिंग PPP पॉलिसी को इंफ्रास्ट्रक्चर पुश करने के लिए और ज़्यादा लीवरेज किया जा सकता है। रिकमेंडेशंस बेसिकली दे फिलहाल के लिए, एंड द न्यू फ्रेमवर्क expected to be out by the end of this calendar year। तो इस साल के अंत तक यानी दिसंबर तक गवर्नमेंट चाह रही है कि इस जो PPP पॉलिसी है इसको दोबारा से रिव्यू किया जाए और इस पर दोबारा से रिकमेंडेशंस दी जाए और नया फ्रेमवर्क तैयार किया जाए, जिसको दिसंबर तक गवर्नमेंट पब्लिश करने की या पब्लिक डोमेन में लाने की बात कर रही है। तो बेसिकली जो IFS है ये अभी फ़िलहाल के लिए एग्जिस्टिंग PPP पॉलिसी पर काम करेगा, बट इसके अलावा जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रा फाइनेंसिंग रिलेटेड इश्यूज़ हैं लाइक डीपनिंग म्यूनिसिपल बॉन्ड मार्केट, रियल स्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REITs और इनविट्स, इन पर भी काम करेगा, इन इश्यूज़ पर भी, इन एरियाज़ पर भी जो नया इंस्टीट्यूशन है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटरीट ये काम करेगा। इसके अलावा असेट मोनेटाइजेशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और कुछ अदर सब्जेक्ट पर भी इसको मैंडेट दिया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए नई PPP पॉलिसी का अनाउंसमेंट की बात हो रही है तो उसके लिए रिवर्किंग हो रही है। इसके अलावा जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से रिलेटेड इशूज़ हैं, चाहे वो क्रेडिट हो, चाहे वो प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो बॉन्ड्स हों, चाहे वो रिट्स हों, इनविट्स हों, डिस्प्यूट्स हों, इन सारे डोमेन में IFS को मैंडेट दिया जाएगा कि वो काम करे जस्ट टू इंश्योर दैट दीज प्रोजेक्ट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन टाइम इन प्रॉपर और स्मूथ मैनर। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। HDFC बैंक, HDFC मर्जर, RBI अवेट्स मोर डेटा टू टेक कॉल ऑन द डिस्पेंशन रिक्वेस्ट।
ये हम कई पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि, और जब आई थी न्यूज़ तब भी हमने डिस्कस किया था कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी कॉरपोरेशन का एचडीएफसी का मर्जर होने जा रहा है, और इसके लिए दोनों ही एंटिटीज़ को कई सारे अप्रूवल, रेगुलेटरी अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। और जो बैंक के मर्जर, अगर बैंक किसी एंटिटी से मर्ज हो जाना तो डेफिनेटली आरबीआई का अप्रूवल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिलहाल के लिए आरबीआई ने अपना अप्रूवल नहीं दिया, बट आरबीआई इज़ लुकिंग फॉर मोर डेटा, मोर इन्फॉर्मेशन टू टेक कॉल ऑन द डिस्पेंशन रिक्वेस्ट। तो जो रिक्वेस्ट है मर्जर ऑफ हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन विद एचडीएफसी बैंक दैट हैज़ नॉट बीन टेकन येट, उसके लिए, उसको अप्रूवल देने के लिए जो बैंकिंग रेगुलेटर है उसको और ज़्यादा इंफॉर्मेशन की और ज़्यादा डेटा की ज़रूरत है। इवन दो द बैंकिंग रेगुलेटर हैज़ इशूड एनओसी टू द लेंडर, बट yes, bank has asked for more data before deciding whether the relaxation sought by the India's largest private sector can be granted or not. So this is the timeline for this merger and the process. You can just have the glimpse of it. फिलहाल के लिए अभी एनओसी तो मिल गया है, बट बहुत सारे अदर इश्यूज पर अप्रूवल आरबीआई का नहीं मिला है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया आईएनसी वेज bill hits record rupee 10.8 trillion. So employee cost of Nifty 50 companies surged more than 12% year on year basis to record 10.8 trillion during the financial year 22। तो पिछले साल के कंपैरिजन में 12% का इंक्रीज देखने को मिला है। किस में इंक्रीज देखने को मिला है? एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट इट बेसिकली इंक्लूड्स द वेजेस, सैलरी एंड द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो 10 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस कर चुका है इंडिया में केवल और केवल निफ्टी 500 जो कंपनीज हैं उनका एम्प्लॉय कॉस्ट। एंड ऑल द सेक्टर्स विटनेस एंड इंक्रीज विद द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म विटनेसिंग द फास्टेस्ट ग्रोथ। तो जो एनबीएफसीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है एम्प्लॉय बिल्स में, एम्प्लॉय कॉस्ट में। अगर आईटी फर्म्स की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 54% जो टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट है वो केवल और केवल आईटी सेक्टर से बिलोंग कर रही है। एनबीएफसीज 23 एंड रिमेनिंग बिलोंग्स टू अदर सेक्टर। और अगर करंट वर्कफोर्स देखी जाए तो इंडिया हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 540 मिलियन एम्प्लॉयड पीपल, जिसमें से 46.5% तो केवल एग्रीकल्चर सेक्टर में बिलोंग करते हैं। और अगर इस तरीके से एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ रही है पैंडेमिक के बाद, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि जो पैंडेमिक के ड्यूरेशन में कॉम्पनसेशन इंसेंटिव्स रोक दिए गए थे, शायद उनको अब दोबारा से रीस्टार्ट कर दिया गया, जिसका इम्पैक्ट हमें वेजेस बिल या एम्प्लॉय कॉस्ट में देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। यूपी गुजरात आस्क्ड द सेंटर टू रीस्टोर व्हीट कोटा अंडर 2 स्कीम। रिसेंटली वीट की क्राइसिस की वजह से गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजंस लिए थे। पहला डिसीजन क्या था? वीट के एक्सपोर्ट को लिमिट कर दिया था। इसके अलावा 2 स्कीम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, कौन कौन सी? NFSA दैट इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये 2 स्कीम, इसके अलावा ये स्कीम और इसके अलावा जो दूसरी स्कीम है दैट इज गरीब कल्याण स्कीम, गरीब कल्याण योजना। इन दोनों ही स्कीम में गवर्नमेंट ने जो राइस का कोटा था उसको रिप्लेस करके वीट का कोटा अनाउंस कर दिया था। गवर्नमेंट ने बोला था कि जो स्टेट्स को स्टोरेज करनी है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और गरीब कल्याण स्कीम के तहत जो फूड ग्रेन स्टोर करने हैं, उसमें जो कोटा डिसाइडेड है उसमें राइस के कोटा को वीट से रिप्लेस कर दिया था। किस लिए? इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स और द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ India or the authorities have the enough stockpile or the wheat because of this crisis. But now यूपी गुजरात जो 2 स्टेट्स हैं वो गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि जो कोटा आपने राइस का रिप्लेस किया था वीट से, अब उसको वापस से रीस्टोर कर दीजिए। सो बीजेपी रूल यूपी एंड गुजरात हैव आस्क्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रीस्टोर द वीट कोटा अंडर द 2 स्कीम दैट रिप्लेस द ग्रेन्स विद द राइस टू इंश्योर द प्रॉपर स्टॉक अवेलेबिलिटी इन इंडिया। So ranking on the implementation of Food Act and other measurements, these are the ranking of the different states, general category and special category states
or Himalayan or island states or regions. You can just have the glimpse of it. No need to mark up this data. आप देख लेते हैं next clip. India INC's financial year 22 shareholders payout higher than reinvestment. तो अगर फाइनेंशियल ईयर 22 का डेटा देखें इंडियन कंपनीज का, तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो कॉरपोरेट्स हैं इंडिया में, उन्होंने जो डिविडेंड है वो कैश में ज़्यादा पे किया है शेयर होल्डर्स को, रादर देन रिटेनिंग दैट profit and reinvesting that profit. So corporate India now pay more cash to its shareholders by way of equity dividend and share buyback than it reinvests in its business for future growth. और ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उनका अभी फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी है. दे आर नॉट श्योर कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अगर वो करते हैं प्रॉफिट रिटेन करके, तो वो प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा. इसी वजह से जो कॉर्पोरेट्स हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो प्रेफर कर रहे हैं कि अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ज़्यादा कैश पे आउट्स किया जाए या इक्विटी डिविडेंड के फॉर्म में पे आउट किया जाए, रादर देन कि उस पैसे को, उस प्रॉफिट को हम दोबारा से इन्वेस्ट करें. फाइनेंशियल ईयर 22 में जो लिस्टेड नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं, रिटर्न टू अ रिकॉर्ड 3.05 trillion to their shareholders through dividend and cash buyouts. So जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड हैं, उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली फाइनेंशियल ईयर 22 में अप्रॉक्सीमेटली 3.05 ट्रिलियन का पैसा रिटर्न किया है अपने शेयर होल्डर्स को थ्रू कैश और थ्रू शेयर बायबैक, बट इन्वेस्टेड ओनली एंड ओनली 1.212 ट्रिलियन. तो 1.12 ट्रिलियन का केवल इन्वेस्टमेंट किया, 3.05 ट्रिलियन जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को वापस लौटा दिए. जनरल केस में क्या होता है? जनरल केस में जो ये री इन्वेस्टमेंट होता है ये ज़्यादा होता है, डिविडेंड पे आउट जो होता है वो कम होता है. बट दिस ट्रेंड हैज़ बीन सीन इन फाइनेंशियल ईयर 22, जो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि शायद जो इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है अभी इकोनॉमी की ग्रोथ को लेकर के, और जिसकी वजह से जो कॉर्पोरेट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी फॉल हो रहा है. और फॉल हुआ है फाइनेंशियल ईयर 22 में. कॉर्पोरेट्स ने, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो प्लान्स थे वो पोस्टपोन कर दिए. हालांकि ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 23 में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपेक्स है, उसमें शार्प जंप देखने को मिल सकता है. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. इफ यू वांट लेक्चर पीडीएफ, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.